So, students, we have discussed about the structure of DNA in our last video lecture, and today we are going to discuss about the replication of DNA. To make it more interesting, कुछ सामान्य सी बातें आपको बताना है. सामान्य सी बातें मतलब कि सामान्य सी बातें आप किसको कहते हैं? सामान्य सी बातें मतलब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आप में से आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे. आइडेंटिकल का ट्विन्स का मतलब कि दोनों मेल हैं, दोनों के फीचर्स मिलते हैं, दोनों का पूरा जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक जैसा है. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स उनको कहते हैं. पर बहुत सारे ऐसे भी केसेस आप देखते होंगे कि ट्विन्स में एक लड़का है और एक लड़की है. तो लड़का का अलग फीचर्स है और लड़कियों का अलग फीचर्स है. तो ये सारी चीज़ें आखिर होती क्यों हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, जैसे आपने देखा कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो आप सीधे कह देते हैं कि दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स एंड दे आर फ्रैटर्नल ट्विन्स. आइडेंटिकल ट्विन्स हम उनको कहते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. फ्रैटर्नल हम उनको कहते हैं जैसे मेल है फीमेल है, या दोनों फीमेल है तो दोनों अलग हैं, या दोनों मेल हैं तो दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, उनको हम फ्रैटर्नल ट्विन्स कहते हैं. तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो भी तो सेम जीन शेयर करते हैं, तो उनका तो सारा जो फिनोटाइप है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इट इज़ एक्चुअली सेम. पर फ्रैटर्नल ट्विन्स में ऐसा क्यों हो गया? जैसे एक लड़का है एक लड़की है, ट्विन्स है, मोनोजाइगोटिक है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो दिस इज नथिंग बट ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. जैसे आपने एक पेपर में पेज डाल दिया फोटोस्टेट मशीन में, तो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी मिल गई. उसमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा. अगर उसमें लिखा है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स तो दूसरे वाले पेज पे भी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स मिलेगा. दिस इज विदाउट एरर. पर अगर मान लीजिए बीच में ही आपकी मशीन में कोई एरर आता है, तो हो सकता है ये चीज़ दो बार प्रिंट हो जाए, दो बार फोटोस्टेट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, उसके ऊपर रिडंडेंसी हो जाए, उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो देन यू विल सी 2 times फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स. तो दिस इज ड्यू टू एरर. तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को ले जाते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन. डीएनए का रेप्लिकेशन इतना फास्ट और इतनी हाई फाइडेलिटी और एक्यूरेसी से होता है कि ह्यूमन बीइंग में 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट सिंथेसाइज होते हैं. बैक्टीरिया में 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट सिंथेसाइज होते हैं. And this is the explanation of the fast multiplication of COVID-19 virus. Because this virus is a RNA virus and it is using the machinery of human being DNA. और human being के DNA को चूंकि 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट बनाने की आदत है, it is designed so, it is destined so, तो वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट वायरस का बना के उस इन्फेक्शन को फैला देता है. दिस इज द आंसर. सारी चीजों का आंसर कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो रहा है या आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल ट्विन्स में क्या डिफरेंस है, वो डीएनए के रेप्लिकेशन में छिपा है. और ये रेप्लिकेशन इतना फास्ट, हाई फाइडेलिटी और एक्यूरेसी भी होता है कि इट इज वेरी अमेजिंग. DNA replication is very fast and accurate, and it has only one error per billion of nucleotide. मतलब जब 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो जाता है तो उसमें सिर्फ एक एरर होता है. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स, नॉट जस्ट अ सेइंग. आप सोचिए कि आप 24 घंटे में कितनी गलतियां करते हैं, और डीएनए का रेप्लिकेशन इतना एक्यूरेट है, इतनी एक्यूरेसी से होता है कि 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड जब वो सिंथेसाइज करता है तो उसमें एक एरर आता है. एंड दिस इज द आंसर कि क्यों मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अलग अलग हो जाते हैं. वो जो डीएनए के रेप्लिकेशन में सर्टेन एरर्स होते हैं, भले वो एक एरर पर बिलियन न्यूक्लियोटाइड है, वो दोनों ट्विन्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं. दिस इज द आंसर. तो जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के रेप्लिकेशन का मॉडल और पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया कि इट इज अ डबल हेलिक्स एंड इट हैज 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड 1 strand is complementary to each the other strand, in which the adenine always pairs with thymine with double base.
डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करेगा और 3 बॉन्ड्स के साथ, और इसमें इस तरह का 10 बेस पेयर्स पर टर्न होगा, और फिर उसके बाद इसका जो डायमीटर होगा वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा, और एक पिच की लेंथ जो है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की होगी, और फिर उसके साथ 2 बेसिस के बीच का डिस्टेंस 3.4 होगा। ये सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट हो गई, उसके 5 हफ्ते बाद, उसके लगभग जस्ट 5 वीक्स बाद, क्योंकि जो लिटरेचर जहाँ से आया है, जिस कंट्री से ये रिसर्च हुई है, उस कंट्री की बुक से पढ़ के मैं ये आपको बता रही हूँ कि जस्ट 5 वीक के बाद दे डिस्कस्ड कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस मॉडल से होगा। तो 3 मॉडल को प्रपोज किया गया। पहले तीनों मॉडल के हम बारे में आपको बारी बारी से बताएंगे। 3 मॉडल कौन कौन से थे? तो पहला मॉडल तो ये हो गया, पहला मॉडल जिसको हम कहते हैं वो ये वाला है, ये कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव का जो शब्द अर्थ है वो है संरक्षित। हमने कुछ चीजों को संरक्षण कर दिया। तो वो ये कहता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जैसे ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और एक नया स्ट्रैंड कुछ इस तरह से सिंथेसाइज होके, ये मेरे इंक के एनोनेशंस को देखिए, सिंथेसाइज होके एक नया स्ट्रैंड यहाँ बन जाएगा। कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि पुराना वाला ज्यों का त्यों रहेगा और नया वाला नया बन जाएगा। दिस इज द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद दूसरा डिस्कशन शुरू हो गया कि दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा जो डिस्कस हुआ कि दूसरा डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कौन सा होगा, वो हो गया डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है? डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड टुकड़े टुकड़े में खंडित हो जा रहा है। देखिए यहां पे भी टुकड़े टुकड़े में खंडित हो जा रहा है। ये लाल रंग का जो आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में इधर लाल चला आया और फिर इधर लाल चला आया, और ये जो नया नीला नीला है, वो नया नीला नीला उस लाल लाल वाले को पढ़ पढ़ के सिंथेसाइज हुआ। जैसे मैंने आपको एक पेपर दे दिया, उस पेपर को पढ़ पढ़ के आप लिख रहे हैं। तो यानी लाल वाला जो है वो ओरिजिनल पेपर है और नीला वाला उसको पढ़ के लिखा जा रहा है। ये डिस्पर्सिव मॉडल के बारे में कहा गया। तो अब आइए चलिए, तीसरा मॉडल क्या डीएनए के रेप्लिकेशन का दिया गया? तीसरा मॉडल दिया गया सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब अर्ध संरक्षित। आधा पुराना रहेगा और आधा नया बनेगा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये लाल वाला स्ट्रैंड जो है एक इस साइड चला जाएगा, और फिर ये लाल वाला स्ट्रैंड जो है वो इस साइड चला जाएगा। ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है और दोनों अलग अलग साइड चले गए। अब लाल वाले पे भी कुछ लिखा हुआ है और इधर वाले लाल वाले पे भी कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़ पढ़ के नीला स्ट्रैंड नया बन जाएगा। तो पहली साइकिल, जो फर्स्ट साइकिल रेप्लिकेशन की है, जो फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो 4 स्ट्रैंड अब आपको दिख रहे हैं उसमें से 2 पुराने हैं और 2 नए। तो 2 पुराना 2 नया, यानी 50% इज कंजर्व्ड। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद अब हम इसको भी अगली जनरेशन में ले जाते हैं। भाई डीएनए तो रेप्लिकेट करता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, एक सेल से 4 सेल बन रही है। हमने आपको बताया कि कैसे 4 सेल बन रही है, तो सेल डिवीजन में आपने देखा है। तो आफ्टर सेकेंड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन आप क्या देखते हैं कि अब की बार क्या है, 2 तो एकदम बिल्कुल नीले बन गए हैं, नए। वो कैसे बने हैं, वो सारे स्ट्रैंड्स को आप अलग अलग करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नीला इधर जाएगा, उसको पढ़ के दूसरा नीला बन जाएगा, वो पूरा नया हो गया। लाल इधर गया तो लाल तो पुराना है, उसको पढ़ के नया नीला बन गया, यानी ये अर्ध संरक्षित हुआ। उसी तरह तीसरा वाला अर्ध संरक्षित रहेगा, और जो चौथा वाला है वो नया नीला बना है, उसको पढ़ के नीला बन गया। तो इस तरह से 3 models were discussed. One is the conservative model, and the second is the dispersive model, and the third is semi-conservative model. And this was only a discussion. This was not concluded. Conclusion अभी नहीं हुआ है। Conclusion कैसे होगा?
साइंस में एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत से होते हैं, कंक्लूजन पे तब हम पहुंचते हैं जब हमको कहीं कोई एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ प्रूफ पे चलता है। अगर ये प्रूफ है कि वैक्सीन से 75% आपको प्रोटेक्शन मिलता है कोरोना के अगेंस्ट, when it is already documented in the medical bulletin, in the medical journals and in the paper of journals, then it was published that vaccine gives 75% or 80% protection from COVID-19 virus, because it was experimented with thousands of people, and taking the data of thousands of people, it was documented that vaccine gives 75 to 80% protection, maybe Covishield or Covaxin or other vaccine. This is just an example. तो उसी तरह 3 models were discussed: semi-conservative model, conservative model and dispersive model. पर कैसे प्रूफ हुआ, और लास्ट में कौन सा प्रूफ हुआ? लास्ट में प्रूफ हुआ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, एंड इट वाज प्रूव्ड बाय 2 साइंटिस्ट, मिसेल्सन एंड स्टाल। उन्होंने ये प्रपोज किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो डिस्पर्सिव नहीं होता और वो कंजर्वेटिव नहीं होता, और वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। दिस वॉज प्रूव्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टाल। और उसका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट मिसेल्सन एंड स्टाल का है, और ये देखिए उस चीज़ को जो हमने अभी आपको बताया, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये कौन से मॉडल से होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से मॉडल से होता है, ये इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। 3 postulated methods of DNA replications. 3 postulated कौन कौन से हुए जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया? They were semi conservative, conservative and dispersive. सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है ये आपको दिख रहा है, आधा पुराना आधा नया। कंजर्वेटिव में पूरा पुराना रह गया, और डिस्पर्सिव में टुकड़े टुकड़े में बन गया। पर बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन वो सेमी कंजर्वेटिव, और दिस वाज प्रूव्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टाल। कैसे? मिसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और डीएनए का जो रेप्लिकेशंस का, और या डीएनए के जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं बैक्टीरिया पे, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया, क्योंकि पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में होते हैं, तो उन्होंने 2 तरह के नाइट्रोजन को यूज किया। केमिस्ट्री वाले अच्छे से बता देंगे कि हम लाइट नाइट्रोजन किसको कहते हैं और हेवी नाइट्रोजन किसको कहते हैं। 14 नाइट्रोजन इज द लाइट नाइट्रोजन एंड 15 नाइट्रोजन इज द हेवी नाइट्रोजन। अब ये लाइट और हेवी का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? जैसे आप सब लोगों ने अपने घर में घी बनते देखा होगा, जब मिक्सर में उसको चला देते हैं तो जो हल्का मक्खन होता है वो ऊपर चला आता है, मतलब हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट ऐसा होता है कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो किसी जो चीज़ें बहुत रोटेशंस में घूमती हैं, तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें हैं वो नीचे रह जाती हैं, जो लाइट वाली हैं वो ऊपर चली जाती हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके लिए सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन को यूज किया जाता है। ये क्या करती है? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी जो है, जो भी चीज को आप डालते हैं उस डेंसिटी ग्रेडियंट मशीन में, जो है सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन है, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से उसको अलग अलग जगह सेपरेट कर देती है। जो हैवी चीज हो जाती है वो नीचे, और वो जो लाइट होती है वो ऊंचा। तो इसको बेसिस बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट अब डिस्क्राइब हो रहा है। उन्होंने किया क्या? डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ई कोलाई सेल को, अगर रेप्लिकेशन को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने हैवी नाइट्रोजन पे ग्रो किया, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो हैवी हो गए। आप समझिए इस चीज को।
दोनों स्ट्रैंड्स हैवी हो गए क्योंकि वो 15 नाइट्रोजन पे है। अब आफ्टर 1 साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन आप क्या देखेंगे, 2 तो हैवी रहेंगे, 2 नॉर्मल नाइट्रोजन में उन्होंने फिर ट्रांसफर कर दिया, पहले हैवी में किया फिर नॉर्मल में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हैवी में किया तो सारे के सारे हैवी हो गए, पर जब हमने इसको नॉर्मल में कर दिया तो आफ्टर 1 cycle of replication they have extracted DNA and they subject it to cesium chloride equilibrium density gradient। तो उसमें करने के बाद वो क्या देखते हैं कि इसको देखिए, इस स्लाइड को देखिए कि इनिशियली उन्होंने शुरू किया यहां से, ये मेरे लेजर को देखिए, सारा का सारा हैवी। आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन एक 15N हो गया और एक नाइट्रोजन N हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीएनए कैसे पता चला उनको 14N है और 9N है, उसका भी आंसर आपको देंगे। आप पहले समझिए कि अगर ये सेमी कंजर्वेटिव है तो कुछ ऐसा पिक्चर होना चाहिए कि शुरू में हमने हैवी से शुरू किया और उसके बाद एक स्ट्रैंड लाइट और फिर दूसरा वाला लाइट, और फिर उसके बाद सेकेंड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आपको 2 पूरे, ये दोनों बीच वाले लाल दोनों पूरे हल्के मिलेंगे और ये वाला हाइब्रिड टाइप का मिलेगा। यहाँ पे तो ये दोनों हाइब्रिड है, 15 का एक है और 14 का एक है, इसमें भी 15 का एक है, इसमें भी एक है, यानी इंटरमीडिएट है। पर उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं, 2 तो बिल्कुल हल्के हैं और 2 इंटरमीडिएट है। ये चीज पता कैसे चलेगी? डीएनए तो सेल में है, सेल के अंदर है, तो आखिर कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो इस टेक्निक के लिए जिस 2-3 चीजों का यूज किया गया, एक तो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन है और उसके बाद उसकी पिक्चर ली जाती है ऑटो रेडियोग्राफी से, उसके पीछे जो है एक स्क्रीन लगी रहती है ब्लैक और उससे पिक्चर आती है। अब यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रही है ये टेस्ट ट्यूब है, एक्चुअली ये टेस्ट ट्यूब है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर आप इसको यूं ऐसे रोटेट कर दीजिए तो वो नीचे वाला जो कर्व एंड है वो बॉटम है और जो वो सीधा वाला एंड है वो ऊपर है, वो आपका टॉप की पोजीशन पे है। तो वो क्या देखते हैं कि जो डेंसिटी बैंड बनता है वो पीछे पिक्चर जो आती है ऑटो रेडियोग्राफी की उसमें पीछे आ जाता है। तो उस पिक्चर में वो क्या देखते हैं कि जब पहली बार वो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो पहली बार जो है फर्स्ट आफ्टर 1 साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन बीच में बैंड बनाता है। क्यों बीच में बनाया? क्योंकि सारे के सारे स्ट्रैंड, आप पीछे वाली स्लाइड को देखिएगा, हाइब्रिड बन गए, सेमी कंजर्वेटिव है। 2 पुराने थे 15N और 2 नए बन गए, तो सारे के सारे हाइब्रिड बन गए। तो जो बैंड बनता है, ये बैंड किस में आता है? पीछे पिक्चर के लिए स्क्रीन लगी होती है, उसमें ये आ जाता है। जो सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन है उसके पीछे पिक्चर के लिए उसकी पिक्चर खींची जाती है, वो पीछे आ जाता है। तो बैंड जो है, जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे बनाएगा, जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर बनाएगा, पर जो इंटरमीडिएट है वो बीच में बनाएगा। ये पिक्चर खींच ली गई और ये पिक्चर खींच के देखा कि अरे ये तो बैंड बीच में बना रहा है, इसका मतलब डेंसिटी कहीं हैवी और लाइट के बीच की है। तो दिस वाज एक्चुअली पिक्चराइजेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन in which the DNA is subjected after 1 cycle of replication। एक साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद हमने उसको उसमें डाल दिया मिक्सी की तरह, जो हल्का है वो ऊपर और जो भारी है वो नीचे चला गया, पीछे से फोटो खींच ली गई। सेकेंड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद वो क्या देखते हैं? अब जैसे जैसे आप उसको 14N में ग्रो करते जाएंगे, नया वाला 14N बढ़ता चला जाएगा तो वो वाला बैंड चौड़ा होता चला जाएगा। हल्की चीजों को डालेंगे तो हल्की चीज और ऊपर होती चली जाएगी और हल्का वाला सबसे ज्यादा ऊपर दिखेगा, तो 14N तो हल्का है। तो सेकेंड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद वो क्या देख रहे हैं कि हाइब्रिड वाला तो जो का त्यो है, फर्स्ट साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो है वो ये देखिए ये हल्का सा, ये वाला फर्स्ट मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव होता तो कुछ इस तरह की पिक्चर आती और अगर डिस्पर्सिव होता तो कुछ इस तरह की पिक्चर आती, पर पिक्चर तो इस तरह की नहीं आई। एंड साइंस नीड्स एक्चुअली प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। तो ये प्रूफ कहां से मिला? ये इस टेस्ट ट्यूब की जो पिक्चर, जो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन है, इसकी जो पिक्चर पीछे ली गई उसमें दिखा कि अरे ये तो हाइब्रिड, हैवी वाला तो बीच में चला गया, हाइब्रिड वाला धीरे जो का त्यों है वो तो एक तो बना ही हुआ है, हाइब्रिड वो कहाँ जाएगा? पुराना वाला 15 जो का त्यों तो रहेगा ही, अब वो नष्ट तो होगा नहीं। और ये जो हल्का वाला है वो स्ट्रैंड मोटा होता चला जा रहा है सेकेंड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। ये देखिए यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल नहीं है, हाइब्रिड ही हाइब्रिड है, पर सेकेंड वाला जो है इसमें आपको दिख रहा है, ये मेरे लेजर पॉइंटर को देखिए, ये हल्का सा थिक हो गया, चौड़ा हुआ। और आफ्टर थर्ड साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन ये तो और चौड़ा हो गया। तो ये इस पिक्चर से प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि आफ्टर 1 साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन
वो लाइट बैंड थोड़ा सा चौड़ा हुआ एंड आफ्टर 2 साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन ये और चौड़ा हो गया। मेरे ख्याल से और सारी साइकिल का रेप्लिकेशन होता तो और चौड़ा होता चला जाता, पर हाइब्रिड तो एक तो रहेगा ही नहीं, एक तो पुराना था ही, वो कहाँ जाएगा, तो वो नीचे रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। दिस ओनली प्रूव्स दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। बट डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में सुनाया जाएगा, और उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। नॉट बिकॉज यू आर प्रोमोटेड इन दिस सेमेस्टर एंड यू डोंट हैव टू गिव एग्जाम्स, बट बिकॉज you are having a course of recombinant DNA technology in 4th semester in which every need of DNA is discussed, how DNA is replicated. Basically आप जब DNA नहीं जानेंगे तो recombinant DNA कैसे जानेंगे? इसके लिए इस वीडियो लेक्चर्स को due to this objective I am shooting this video and posting on my YouTube कि आप ये जानें कि DNA का replication कैसे होता है, क्योंकि 4th semester में you have to study recombinant DNA technology and the whole course is centralized on recombinant DNA technology, and if you don't know about the DNA replication then it will be impossible to know about the recombinant DNA technology. So this lecture only tells you about what is the mode of DNA replication, not conservative, conservative नहीं है, dispersive नहीं है, it is only semi conservative जिसको हम हिंदी में अर्ध संरक्षित कहते हैं। और हिंदी में पढ़ दीजिए तो डीएनए की जो डेंसिटी है वो एक जनरेशन के बाद घट रही है, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन के बाद और घटती चली जा रही है, और 2 जनरेशन के बाद आधा डीएनए लाइट है, आधा हाइब्रिड है, और उसके बाद आप लास्ट में देखते हैं कि लाइट जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जिस तरह की पिक्चर आती है ना, ये हम लोग को एक ये सारी पिक्चर्स जो है वो देखिए कहाँ से ली गई है, जॉन विले एंड सन्स, ये सारा फिगर जो है ये पेस्ट किया गया है। तो एक्नॉलेजमेंट है इन सारे साइंटिस्ट को कि इन्होंने वो पिक्चर खींच के रखी है, और देखिए कैसे डीएनए का जो बैंड है पिक्चर में जो लाइट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है एक एक जनरेशन के बाद। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो क्या है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है और डिस्पर्सिव नहीं है और कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब ये टूट टूट के टुकड़ों में बिखरता नहीं है और बिखरे हुए टुकड़ों से नए स्ट्रैंड नहीं बनते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल मतलब डीएनए के पुराने टुकड़ों का, पुराने डीएनए के स्ट्रैंड का टुकड़े टुकड़े में बिखरना और उन टुकड़ों को पढ़ पढ़ के नया बनना। कंजर्वेटिव मतलब पूरा ज्यों का त्यों नया सिंथेसाइज। तो नया कहाँ से सिंथेसाइज होगा? हवा में सिंथेसाइज होगा। आप भी कुछ देख के पढ़ते हैं, हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ देख के पढ़ा रहे हैं, तो बनेगा नया कहाँ से? कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। और जिस स्ट्रैंड को वो पढ़ता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट, TEMPLAT। तो फाइनली इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो अभी इस फिलहाल, क्योंकि भाई देखिए सीधी सी बात है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, जो डीएनए का जो हम ये कहेंगे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो थोड़ा सा टफ है। तो उस टफ चीज़ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए कि आप थोड़ा डीएनए को अच्छे से पढ़ लें, और डीएनए को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताएंगे। और आप कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते, आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं और आपको हमेशा जवाब मिलेगा उस क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस बहुत नेसेसरी हैं, नॉट बिकॉज कि आपको BSc AG की डिग्री लेनी है। आप इस बात के लिए तो बहुत फाइट कर रहे हैं कि ICR हमें एडमिशन नहीं देगा, पर क्या आपने अभी सोचा है कि ICR के किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए क्या डिज़र्व करना पड़ता है, किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है? ICR का नेट हम लोगों ने क्वालिफाई किया है और बहुत साल पहले किया है, 25 साल पहले। उसके लिए कितनी पढ़ाई हम लोगों ने की थी, तब जाके हम लोग ICR का नेट क्वालिफाई किए, एंड देन ओनली वी आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप इन ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो आप ये तो बहुत कह रहे हैं कि ICR का हमारा एक्रेडिटेशन होना चाहिए, पर ICR किस लेवल की तैयारी मांगता है उसके लिए भी आप लोग को सोचना चाहिए कि ICR जो है वो ICR के जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो किस लेवल के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए
प्रमोशन वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, ऑल्दो यू आर प्रमोटेड। पर वैसे प्रमोशन से क्या कि हम मैथमेटिक्स में प्रमोट हो जाएं और मैथमेटिक्स में प्रमोट होके हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन और डिवीजन नहीं जाना और उसके बाद हमको अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया। तो इफ़ आई डोंट नो हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई digits, then it will be impossible for me to subtract, add or divide algebraic notations। तो इस चीज़ को सोच के आप लोगों को पढ़ना चाहिए और पढ़ के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। Then it is only understood by me that you all are reading this lecture